क्लास 10th एसएसटी के ज्योग्राफी पार्ट के अंतर्गत चैप्टर 4 एग्रीकल्चर में आज हम लोग हमारा नेक्स्ट टॉपिक है इम्पैक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन ऑन एग्रीकल्चर, वैश्वीकरण का कृषि पर प्रभाव। इसके पहले जो फूड सिक्योरिटी है उसको आप स्टडी करेंगे। हम लोग यहाँ शुरू करते हैं इम्पैक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन ऑन एग्रीकल्चर, यानी कि वैश्वीकरण का कृषि पर क्या प्रभाव है। जो ग्लोबलाइजेशन है, भूमंडलीकरण है, उसका हमारे कृषि पर क्या प्रभाव है। तो देखेंगे ग्लोबलाइजेशन इज नॉट ए न्यू फिनोमेनन। बताया जा रहा है कि वैश्वीकरण ग्लोबलाइजेशन कोई नई घटना नहीं है। इट वाज देयर एट द टाइम ऑफ कोलोनाइजेशन। अब नई घटना, इट वाज देयर आर द टाइम ऑफ कोलोनाइजेशन। कोलोनाइजेशन मतलब उपनिवेश। जब हमारा देश जैसे परतंत्र था, स्वतंत्र नहीं था, तो ये बताया जा रहा है कि उसे उपनिवेश कहते हैं। उपनिवेश काल में भी यह स्थिति मौजूद थी। इन द 19th century when European traders came to India, at that time too Indian species were exported to different countries of the world, and farmers of South India were encouraged to grow these crops. इसमें बताया जा रहा है कि 19वीं शताब्दी में, 19th century में, जब यूरोपीय व्यापारी, यूरोपियन ट्रेडर्स इंडिया आए, तो उस समय एट दैट टाइम तो उस समय भी इंडियन स्पाइसेस मतलब भारतीय जो मसाले थे वह विश्व के वेयर एक्सपोर्टेड टू डिफरेंट कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड, वह विश्व के विभिन्न देशों में निर्यात किए जाते थे। एंड फार्मर्स ऑफ साउथ इंडिया वेयर इनकरेज्ड टू ग्रो दीज क्रॉप्स, और दक्षिण भारत के किसानों को इन फसलों को उगाने के लिए प्रोत्साहित किया जाता था। टिल टुडे इट इज़ वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट आइटम्स ऑफ एक्सपोर्ट फ्रॉम इंडिया। आज भी जो है ये जो स्पाइसेस है, गर्म मसाले हैं, ये भी आप देखेंगे आज भी गर्म मसाले भारत से निर्यात किए जाने वाली प्रमुख वस्तुओं में शामिल हैं। फिर बताया जा रहा है ड्यूरिंग द ब्रिटिश पीरियड कॉटन बेल्ट्स ऑफ इंडिया अट्रैक्ट द ब्रिटिश एंड अल्टीमेटली कॉटन वाज एक्सपोर्टेड टू ब्रिटेन एज ए रॉ मटेरियल फॉर दियर टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज। बताया जा रहा है कि ब्रिटिश काल में, ड्यूरिंग द ब्रिटिश पीरियड, ब्रिटिश काल में जो अंग्रेज व्यापारी थे, जो ब्रिटिश ट्रेडर्स थे, ठीक है ना, तो ब्रिटिश काल में जो अंग्रेज व्यापारी थे वह भारत के कपास क्षेत्र की ओर क्या हुए, आकर्षित हुए। कॉटन बेल्ट्स ऑफ इंडिया अट्रैक्ट द ब्रिटिश एंड अल्टीमेटली आकर्षित हुए, एंड अल्टीमेटली कॉटन वाज एक्सपोर्टेड टू ब्रिटेन, और जो है भारतीय कपास को ब्रिटेन में सूती वस्त्र उद्योगों के लिए कच्चे माल के रूप में निर्यात किया जाने लगा। फिर बताया जा रहा है कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री इन मैनचेस्टर। ब्रिटेन में जो है, जो कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री थी, जो सूती वस्त्र उद्योग था, वह मैनचेस्टर, ब्रिटेन का कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री इन मैनचेस्टर एंड लिवरपूल। ब्रिटेन की जो कॉटन टेक्सटाइल सूती वस्त्र उद्योग की इंडस्ट्री थी वह मैनचेस्टर और लिवरपूल में थी। ये वहाँ के शहर हैं। लिवरपूल में थी। लिवरपूल फ्लोरिश्ड ड्यू टू द अवेलेबिलिटी ऑफ गुड क्वालिटी कॉटन फ्रॉम इंडिया। बताया जा रहा है कि ब्रिटेन के मैनचेस्टर और लिवरपूल में जो सूती वस्त्र उद्योग के कारखाने थे, उसमें भारत से पैदा की जाने वाली कपास पैदा थी, यानी जो उत्तम किस्म की कपास थी, कॉटन थी, वो वहाँ पर निर्यात की जाने लगी। और इंडियन कॉटन पर और भारतीय उत्तम किस्म की जो भारतीय कपास थी उसी पर जो है इन मैनचेस्टर और लिवरपूल की कंपनियां क्या हुई, विकास की अपना, क्योंकि उनको जो कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री का रॉ मटेरियल मुख्य होता है कॉटन, और कॉटन जितना ही बेहतर होगा उतना ही उससे जो है अच्छे कपड़े बनेंगे। इसी वजह से इंडियन जो कॉटन था, भारतीय कपास था,
वो मैनचेस्टर और लिवरपूल की जो टेक्सटाइल थी, कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री थी, उनका रॉ मटेरियल था। यू हैव रीड अबाउट द चंपारण मूवमेंट विच स्टार्टेड इन 1917 इन बिहार। बताया जरा आपने 1917 में 1917 में बिहार में हुए चंपारण आंदोलन के बारे में पढ़ा होगा, ठीक है ना। चंपारण मूवमेंट, दिस वाज स्टार्टेड बिकॉज फार्मर्स ऑफ दैट रीजन वेयर फोर्स्ड टू ग्रो इंडिगो ऑन देयर लैंड बिकॉज इट वाज नेसेसरी फॉर द टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज विच वेयर लोकेटेड इन ब्रिटेन। पता जरा आपने 1917 में चंपारण आंदोलन के बारे में पढ़ा होगा। अब इसकी शुरुआत क्यों हुई? इसकी शुरुआत इसलिए हुई कि चंपारण क्षेत्र के किसानों पर इंडिगो ऑन दियर लैंड, बताया जा रहा चंपारण क्षेत्र के किसानों को नील की खेती करने के लिए क्या किया गया? ब्रिटिश सरकार द्वारा दबाव डाला गया कि वह नील की खेती करें। क्यों? क्योंकि बिकॉज इट वाज नेसेसरी फॉर द टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज विच वेयर लोकेटेड इन ब्रिटेन, क्योंकि नील जो था, जो इंडिगो था, वह ब्रिटेन के सूती वस्त्र उद्योगों के लिए कच्चा माल था, ठीक है ना, कच्चा माल था। दे वेयर अनेबल टू ग्रो फूड ग्रेन्स टू सस्टेन देयर फैमिलीज। और ये किसान, जो चंपारण के किसान थे, किसान क्यों जो है आंदोलन करने के लिए बाध्य हुए? ये इसलिए आंदोलन किए क्योंकि उन्हें, उन किसानों को अपने उपभोग के लिए अनाज उगाने से मना कर दिया गया। दे वेयर अनेबल टू ग्रो फूड ग्रेन्स, उन्हें जो है अनाज उगाने के लिए मना कर दिया गया। टू सस्टेन देयर फैमिलीज, अपने और अपने परिवार के उपभोग के लिए जिस अनाज की जरूरत थी उसको उनकी ज़मीन पर नहीं उगाने दी जाती थी, उसके बदले में उनको बाध्य किया गया कि वो इंडिगो यानी कि नील की खेती करें। इसीलिए 1917 में चंपारण सत्याग्रह हुआ, जिसे हम चंपारण मूवमेंट के नाम से जानते हैं। फिर देखेंगे अंडर ग्लोबलाइजेशन, particularly after 1990 the farmers in India have been exposed to new challenges। बताया जा रहा है 1990 के बाद देखेंगे वैश्वीकरण के तहत, ग्लोबलाइजेशन के तहत जो है इंडियन फार्मर्स को नए चैलेंजेस का सामना करना पड़ा है, नई चुनौतियों का सामना करना पड़ा है। डिस्पाइट बीइंग एन इम्पॉर्टेंट प्रोड्यूसर ऑफ राइस, कॉटन, रबर, टी, कॉफ़ी, जूट एंड स्पाइसेस, our agriculture products are not able to compete with the development countries because of the highly subsidized agriculture in those countries। इसमें आपको बताया जा रहा है इस पैराग्राफ में कि 1990 के बाद भारतीय किसानों को ग्लोबलाइजेशन के तहत, जो वैश्वीकरण की प्रक्रिया है, इसके तहत भारतीय किसानों को चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। और देखेंगे कॉटन, राइस, कॉटन, रबर, टी, कॉफ़ी, जूट और स्पाइसेस का मुख्य उत्पादक इंडिया है। इसका मेन प्रोड्यूसर होने के बावजूद आप देखेंगे जो इंडियन एग्रीकल्चर है वह वर्ल्ड एग्रीकल्चर से कंपटीशन करने में पिछड़ रहा है। ऐसा क्यों है? बिकॉज ऑफ द हाईली सब्सिडीज्ड एग्रीकल्चर इन दोज कंट्री, क्योंकि विकसित देशों में, जो डेवलप्ड कंट्री है, इन देशों में कृषि को अत्यधिक सब्सिडी दी जा रही है, जबकि इंडियन फार्मर को उतनी सब्सिडी नहीं मिल रही है। इसलिए इंडियन फार्मर्स के जो प्रोड्यूस कर रहे हैं जिन क्रॉप्स का, उनका मूल्य अधिक होने के कारण उनसे प्रतिस्पर्धा करने में पीछे हो रहे हैं, कंपटीशन करने में पिछड़ रहे हैं। टुडे इंडियन एग्रीकल्चर फाइंड्स इटसेल्फ एट द क्रॉस रोड्स। आज भारतीय कृषि क्या है? क्रॉस रोड्स। इटसेल्फ एट द क्रॉस रोड्स, यानी कि आज भारतीय कृषि दो राहे पर है। क्रॉस रोड मतलब दो रास्तों पर है। टू मेक एग्रीकल्चर सक्सेसफुल एंड प्रॉफिटेबल, बताया जा रहा है कि भारतीय कृषि को सक्षम और लाभदायक बनाना है। टू मेक एग्रीकल्चर सक्सेसफुल, सक्सेस बनाना है यानी कि सफल बनाना है, इसके साथ साथ एंड पोर्टेबल और सक्षम और लाभदायक बनाना। प्रॉपर थ्रस्ट शुड बी गिवन टू द इम्प्रूवमेंट ऑफ द कंडीशन ऑफ मार्जिनल एंड स्मॉल फार्मर्स। फिर बताया जा रहा है कि जो सीमांत और छोटे किसान हैं, यानी कि जो मार्जिनल यानी कि सीमांत और छोटे किसान हैं, उनकी स्थिति सुधारने पर क्या करना होगा?
उनकी स्थिति सुधारने पर फोकस करना होगा, जोर देना होगा। द ग्रीन रिवॉल्यूशन प्रॉमिस्ड मच, और हरित क्रांति ने, देखेंगे ग्रीन रिवॉल्यूशन में एक ज़्यादा जो है कुछ ज़्यादा ही प्रॉमिस्ड किया गया था, बट टुडे इट इज़ अंडर कंट्रोवर्सीज। लेकिन जो ग्रीन रिवॉल्यूशन में प्रॉमिस किया गया था, वायदा किया गया था, किंतु आज वह मामला जो है वायदा, बट टुडे इट्स अंडर कंट्रोवर्सीज, लेकिन वह कई विवादों से घिरा हुआ है। इट इज बीइंग alleged that it has caused land degradation due to overuse of chemicals, drying aquifers and vanishing biodiversity। बताया जा रहा है यह आरोप लगाया जाता रहा है कि ग्रीन रिवॉल्यूशन के दौरान ओवर यूज ऑफ केमिकल्स, ग्रीन रिवॉल्यूशन के दौरान रसायनों का अधिक प्रयोग, इसके अलावा ड्राइंग एक्विफायर्स और जो ड्राइंग एक्विफायर, जो एक्विफायर से उनके सूखने के कारण, और वैनिशिंग बायोडाइवर्सिटी, और विविधता विलुप्त होने के कारण क्या हो रहा है, भूमि का निम्नीकरण हो रहा है, यानी कि कास्ट लैंड डिग्रेडेशन हो रहा है, भूमि का निम्नीकरण हो रहा है, और उसकी प्रोडक्टिविटी क्या हो रही है, घट रही है। द कीवर्ड टुडे इज जीन रिवॉल्यूशन which includes genetic engineering। आज जीन क्रांति, जीन रिवॉल्यूशन क्या है, द कीवर्ड टुडे इज ग्रीन रिवॉल्यूशन, यानी जीन रिवॉल्यूशन। आज जीन क्रांति, जीन रिवॉल्यूशन एक संकेत शब्द है, which includes जेनेटिक इंजीनियरिंग, जिसमें जेनेटिक इंजीनियरिंग या जेनेटिक इंजीनियरिंग सम्मिलित है। तो इस वीडियो में इम्पैक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन ऑन एग्रीकल्चर के अंतर्गत इतना ही। फिर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में इसी का कुछ पार्ट शेष बचा हुआ है, और ये लास्ट हमारा जो टॉपिक होगा नेक्स्ट वीडियो का इस चैप्टर का। इसके बाद ये चैप्टर हम लोगों का खत्म हो जाएगा, फिर नया चैप्टर शुरू करेंगे। इतना आप रिवीजन करेंगे और इससे संबंधित क्वेश्चन बनाएंगे कि ग्लोबलाइजेशन का इंडियन एग्रीकल्चर पर क्या प्रभाव है, ठीक है, और ग्रीन रिवॉल्यूशन का क्या प्रभाव रहा, ग्रीन रिवॉल्यूशन का क्या इंपॉर्टेंस रहा, ये सब आप तैयार करेंगे। फिर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में स्टडी करेंगे।